हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज के इस सेशन में हम प्रोडक्शन के एक सब टॉपिक वेल्डिंग को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, with or without application of pressure, and with or without application of filler material for joining of similar और dissimilar materials। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखें। यह बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि वेल्डिंग जो है वो प्रोसेस है लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए। किस तरह का जॉइंट बनाता है? ये लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट बनाता है विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट रहे और नहीं रहे फिर भी वेल्डिंग हो सकती है। विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर रहे ना रहे फिर भी वेल्डिंग हो सकती है। एंड विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल फॉर जॉइनिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल। सिमिलर और डिसिमिलर दोनों मटेरियल को ऐड करने के लिए हम वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेल्डिंग के कुछ एडवांटेजेस को। नंबर 1, इट इज परमानेंट ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट विल बी इक्वल टू और मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि यह जो वेल्डिंग जो ज्वाइंट है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मोर देन और इक्वल टू बेस मटेरियल के होती है। मोर देन कब होती है? बेस मटेरियल से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ कब होगी? तो बेस मटेरियल से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ तब होगी जब हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे उसमें अगर कुछ एलॉइंग मटेरियल ऐड करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइंट। ये हमने पहले ही देखा। नंबर 3, वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग को किया जा सकता है। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। चलिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनकी, उसको देखते हैं। तो नंबर 1, वेल्डिंग सेटअप कॉस्ट इज मोर। वेल्डिंग का जो सेटअप कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और हीट अफेक्टेड जोन कैन बी फॉर्म्ड। ये वेल्डिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, तो देखिए वेल्डिंग को 3 टाइप में बांटा गया है। सॉलिड स्टेट या ऑटोजीनियस, लिक्विड स्टेट या होमोजीनियस या फ्यूजन, सॉलिड लिक्विड स्टेट या हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्टेट या ऑटोजीनियस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड स्टेट जिसे होमोजीनियस या फ्यूजन भी बोलते हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है, आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें आर्क वेल्डिंग जो है उसे फर्दर कैटेगराइज किया गया है SMAW, सील्डेड गैस और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें सील्डेड गैस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है TIG, MIG एंड PAW। ये क्या है? TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, MIG मतलब मेटल इनर्ट गैस और PAW मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, MIG मीन्स मेटल इनर्ट गैस और PAW मीन्स प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। फिर तीसरा जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट या हेट्रोजीनियस, इन्हें फर्दर 2 भागों में सब कैटेगराइज किया गया है जो है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद रखें क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन पर। जैसे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि फोर्ज वेल्डिंग जो है वो किस तरह की वेल्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग है या लिक्विड स्टेट की या हेट्रोजीनियस की। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ज वेल्डिंग जो है वो सॉलिड स्टेट की है। आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट को ही ऑटोजीनियस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को ही होमोजीनियस या फ्यूजन बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड स्टेट को ही हेट्रोजीनियस बोलते हैं। बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट उस ज्वाइंट को बोलते हैं जब 2 पीसेज जिन्हें हमें ज्वाइंट करना हो वो एक ही प्लेन में लाई करें तो उस तरह के ज्वाइंट को बट ज्वाइंट कहते हैं। और फिलेट ज्वाइंट, फिलेट ज्वाइंट किसे बोलते हैं? फिलेट ज्वाइंट तब बोलेंगे जब जिन 2 वर्क पीसों को हमें ऐड करना हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह के ज्वाइंट को फिलेट ज्वाइंट कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और फिर पीछे आके इन्हें समझेंगे कि ये क्या है। पहला टर्म जो है वो है वेल्ड पूल। वेल्ड पूल क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल बिटवीन 2 वर्क पीसेज बिफोर ज्वाइनिंग। तो वेल्ड पूल जो है वो लिक्विड मेटल का अमाउंट है दोनों वर्क पीस के बीच में ज्वाइनिंग से पहले। तो देखिए ये जो है ये अपना वेल्ड पूल है, दोनों वर्क पीस में ज्वाइनिंग से पहले जो ये लिक्विड मेटल भरा हुआ है इस लिक्विड मेटल के पुल को वेल्ड पूल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है क्या? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस मटेरियल। देखिए चलिए देखते हैं, ये रेनफोर्समेंट है, ये जो रेड कलर से डॉटेड डॉटेड किया हुआ है ये रेनफोर्समेंट है। तो रेनफोर्समेंट क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ वेल्ड पूल है, वेल्ड पूल का ये एक अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो
वर्कपीस के सरफेस से एक्सटेंडेड आउट रहता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन, इट इज द डेप्थ अप टू विच फिलर मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड इनटू बेस मटेरियल। मतलब ये वो डेप्थ है जहां तक फिलर मटेरियल बेस मटेरियल में पेनिट्रेट करता है। जैसे इसमें इतना पेनिट्रेट किया तो ये इसका पेनिट्रेशन है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है रूट गैप। रूट गैप क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्कपीस बिफोर ज्वाइनिंग। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो, ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो वर्कपीस के बीच में वेल्डिंग के पहले की। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह है टो। टो क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन वर्कपीस एंड वेल्ड फेस। वर्कपीस और वेल्ड फेस के बीच में जो जंक्शन होता है उसे टो बोलते हैं। जैसे देखिए ये वर्कपीस है और ये जो है ये अपना वेल्ड फेस है। तो वर्कपीस और वेल्ड फेस के बीच में जो जंक्शन है, ऐसे ये भी वर्कपीस है और ये वेल्ड फेस है, तो इसके बीच में ये जंक्शन है, तो ये दोनों पॉइंट आप देखिए, ये दोनों पॉइंट टो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है रूट। रूट क्या होता है? पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन इन अ फिलेट। जो पॉइंट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन इन अ फिलेट है उसे रूट बोलते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में फिलेट ज्वाइंट में ये अपना रूट है। नेक्स्ट देखिए क्या है? थ्रोट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड वेल्ड फेस एंड ऑल्सो द वीकेस्ट सेक्शन। ये जो है रूट और वेल्ड फेस के, ये अपना वेल्ड फेस था, ये जो है ये वेल्ड फेस है और ये जो है ये अपना रूट है। रूट और वेल्ड फेस के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये अपना थ्रोट है। और थ्रोट जो है वो हमेशा वीकेस्ट सेक्शन होता है, वीकेस्ट सेक्शन है। वीकेस्ट सेक्शन के होने के वजह से हमेशा फेलियर, जो ज्वाइंट का फेलियर है वो थ्रोट के थ्रू ही होगा। तो हमेशा ज्वाइंट डिजाइन करते समय हमें थ्रोट का ख्याल रखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क किसको बोलते हैं? चलिए देखते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विथ वर्कपीस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, आर्क विल बी जनरेटेड। टू कंटिन्यू द आर्क फर्दर सम गैप इज मेंटेन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस नोन एज आर्क लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोड को जब वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जनरेट होती है और इस शॉर्ट सर्किट को कंटिन्यू रखने के लिए हम एक गैप मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, जिसे आर्क लेंथ बोलते हैं। और इसी आर्क के हेल्प से हम वेल्डिंग करते हैं, यानी हीट एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, 2/3 of heat will generated on anode. Due to movement of positive ions from anode to cathode, 1/3 of heat will be generated on cathode. देखिए जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है तो 2/3 हीट जो है, यानी ज्यादा हीट एनोड पे जनरेट होती है, और जो पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, इसकी वजह से 1/3 ऑफ हीट जो है वो कहाँ जनरेट होती है? कैथोड पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पोलैरिटी यूनिफॉर्म हीट विल बी जनरेटेड ऑन कैथोड एंड एनोड इन एसी आर्क वेल्डिंग। देखिए एसी आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट आर्क वेल्डिंग। इसमें होता है कि जो पोलैरिटी है उसको हम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली हीट जनरेट होती है कैथोड और एनोड पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कैथोड और एनोड पर पॉजिटिव निगेटिव को हम कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं तो दोनों पे यूनिफॉर्मली हीट जनरेट होती है। बट in order to generate more heat on cathode and anode, DC arc welding can be used. जब हमें कैथोड या एनोड में से किसी एक पर ज्यादा हीट जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम डीसी आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। चलिए इस फिगर को देखते हैं। ये जो अपना है ये है इलेक्ट्रोड। ओके, ये इलेक्ट्रोड है और ये कैथोड पॉइंट है, ये एनोड पॉइंट है। तो ये जो फिगर है यह फिगर डिनोट कर रहा है जोन्स इन इलेक्ट्रिक आर्क। जोन्स इन इलेक्ट्रिक आर्क, जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है उसमें कितने जोन्स हैं? तो जो सबसे पहले देखिए कैथोड पॉइंट से लेके थोड़े आगे तक जो होता है उसको कैथोड ड्रॉप बोलते हैं। ऐसे ही एनोड पॉइंट से लेके थोड़ी दूर तक एनोड ड्रॉप बोलते हैं। और बीच में जो है जो आयंस एक्सचेंज हो रही है कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, प्लस माइनस आयंस जो एक्सचेंज हो रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हाई एनर्जी स्टेट है, प्लाज्मा हाई आयन की हाई एनर्जी स्टेट। चलिए इसको इस वाले फिगर को देखिए। जो पावर सोर्स है ये कनेक्टेड रहेगा, सॉरी, ये अपना पावर सोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, यहाँ वर्कपीस। तो इलेक्ट्रोड से कुछ आयंस आ रहे हैं और वर्कपीस से कुछ आयन जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हम एक लेंथ मेंटेन करते हैं उसी लेंथ को आर्क लेंथ बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डीसी आर्क वेल्डिंग, डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग, ये दो तरह के होते हैं।
स्ट्रेट पोलैरिटी के और रिवर्स पोलैरिटी के। स्ट्रेट पोलैरिटी किसे बोलते हैं? डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। तो ये क्या होता है? जब इलेक्ट्रोड विल बी निगेटिव एंड वर्कपीस विल बी पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव बनाएंगे और वर्कपीस को पॉजिटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हीट है वो वर्कपीस पे ज़्यादा, मोर हीट विल बी ऑन वर्कपीस, तो जो हीट है वो वर्कपीस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी, जिसकी हेल्प से हम हाई थिकनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स कैन बी ज्वाइंट, और जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक, देखिए कैसे। अगर हम वर्कपीस को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है उस पर टू थर्ड ऑफ हीट जो है वो आएगी, तो वर्कपीस पे 2/3 ऑफ हीट आएगी, और जो इलेक्ट्रोड है, ये अपना इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पे 1/3 ऑफ हीट आएगी। ठीक है, तो वर्कपीस पे ज़्यादा हीट आएगी, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? इसकी हेल्प से हम हाई थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल को ज्वाइन कर पाएंगे, और इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा। रिवर्स पोलैरिटी क्या है? रिवर्स पोलैरिटी में डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इसमें इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव एंड वर्कपीस विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसमें वर्कपीस को नेगेटिव किया गया और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करके किया गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रोड पे 2/3 ऑफ हीट जनरेट होगा, यानी इसमें क्या होगा? 2/3 ऑफ हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा और 1/3 ऑफ हीट जो है वर्कपीस पे जनरेट होगा, यानी इस बार वर्कपीस पे कम हीट जनरेट हो रहा है, कम हीट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम लेस थिकनेस और लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल में रिवर्स पोलैरिटी का यूज कर सकते हैं, और इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कम होता है। तो दोनों जो स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी है डीसी आर्क वेल्डिंग में, उसका अलग अलग यूज है। स्ट्रेट पोलैरिटी को हम तब यूज करेंगे जब हाई थिकनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को ज्वाइन करना होगा, और रिवर्स पोलैरिटी को हम तब यूज करेंगे जब लेस थिकनेस और लेस मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को ज्वाइन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्क ब्लो, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो डीसी आर्क वेल्डिंग में होती है। ये हमेशा सिर्फ डीसी आर्क वेल्डिंग में होती है, ओनली फाउंड इन डीसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में एक फिनोमेना होती है आर्क ब्लो। क्या 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 होता है आर्क ब्लो? चलिए देखते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फ्रॉम इट इंटेंडेड पाथ टुवर्ड्स द वर्कपीस एट द बिगिनिंग एंड एंड नोन एज आर्क ब्लो। क्या है ये? जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो अपने फिक्स पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है वर्कपीस पे, शुरू में और लास्ट में। वेल्डिंग जब हम करते हैं स्टार्टिंग में और एंड में, जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो अपने इंटेंडेड पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, उसे ही हम आर्क ब्लो बोलते हैं। ड्यू टू आर्क ब्लो हीट कंसंट्रेशन ऑन द वर्कपीस विल बी लेस एट बिगिनिंग एंड एंड वेल स्पैटर कैन बी फॉर्म्ड। तो आर्क ब्लो के वजह से जो हीट कंसंट्रेशन वर्कपीस पे है वो कम होती है बिगिनिंग और एंड में। चलिए देखिए इस फिगर को देखते हैं हम। देखिए जो बीच में जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वेल्डिंग फिनिश हो रही है। जो ये रेड कलर से दिखाया गया है ये आर्क लेंथ है, जो रेड कलर से दिखाया गया वो आर्क लेंथ। ये आइडियली इस सी पॉइंट पे आना चाहिए, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होती है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है आर्क को, और जिसके वजह से ये सी पे ना आके सी डैश पे जाती है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में, और ऐसे ही जब लास्ट में होता है इसको यहाँ पे आना चाहिए डी पे, लेकिन ये यहाँ पे ना जाके यहाँ पे आ जाता है डी डैश पे, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस जो है, ये वर्कपीस का ये डिस्टेंस जो है वो वेल्ड सही से नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये बीच में होता है वर्कपीस में, कहीं भी जब इलेक्ट्रोड बीच में रहेगा और जब हम बीच में वेल्डिंग करते रहेंगे, तो इस समय जो जिस पोजीशन पे हमें चाहिए वो पोजीशन इलेक्ट्रिक आर्क आ रही है वो पोजीशन सेम ही होती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है जो कहीं भी उसको डेविएट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक आर्क को डेविएट नहीं करती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क अपने फिक्स पोजीशन पे ही जाता है, और हीट जहाँ पे हम चाहते हैं कॉन्सेंट्रेट हो वही कॉन्सेंट्रेट होती है, तो इसके वजह से अच्छी तरह से वेल्डिंग हो पाती। तो आर्क ब्लो की वजह से स्टार्टिंग में और एंड में हमें सही से वेल्डिंग नहीं मिल पाती है। इसके कुछ आर्क ब्लो के कुछ रेमेडीज हैं, चलिए देखते हैं। बोलते हैं प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द वर्कपीस नोन एज टैब इन एंड टैब आउट। ये बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लगा देंगे, इसको टैब इन बोलेंगे, और जो एंड है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लगा देंगे जिसको टैब आउट बोलेंगे। तो ये आर्क ब्लो यहाँ तक आएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इजिली वेल्ड हो पाएगा, टैब इन या टैब आउट बोलते हैं। दूसरा क्या बोलता है? यूज स्मॉल आर्क लेंथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द वर्कपीस। जब स्टार्ट किया जाता है वेल्डिंग तो, और जब फिनिश किया जाता है, तो उस समय दोनों टाइम जो आर्क की लेंथ है वो स्मॉल रखा जाए। मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये आर्क लेंथ जो अपना है, ये आर्क लेंथ, इसको छोटा किया जाए, यानी इलेक्ट्रोड को और नज़दीक लाया जाए वर्कपीस के, और उसके बाद वेल्डिंग किया जाए स्टार्टिंग में और एंड में।
और तीसरा क्या बोलता है, प्रोवाइड फ्लक्स कोटिंग ऑन इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ये जो है ये इलेक्ट्रोड बिना फ्लक्स कोटिंग के है, तो इलेक्ट्रोड पे जब हम फ्लक्स कोटिंग लगा देंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को अपोज करती है, जिसके वजह से जो हमारा आर्क लेंथ है, जो ये हमारा आर्क है, इलेक्ट्रिक आर्क है, अपने इंटेंडेड पाथ पे हमेशा रहती है। फ्लक्स कोटिंग लगा के भी हम आर्क ब्लो को ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड अक्रॉस द टू ओपन टर्मिनल्स अंडर नो लोडिंग कंडीशन। जब नो लोडिंग कंडीशन है उस समय जो हम मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज मेजर कर पाएंगे दो ओपन टर्मिनल्स के बीच, तो उसे ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। और दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम रेटेड करंट दैट कैन बी अलाउड थ्रू द वेल्डिंग मशीन एट अ रेटेड स्पीड करंट। फिर क्या है, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच आर्क इज ऑन विदाउट ओवर हिटिंग द एलिमेंट्स इन अ वेल्डिंग मशीन। अब ड्यूटी साइकिल का ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखे, हो सकता है एग्जाम में आए। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू आर्क ऑन टाइम डिवाइडेड बाय आर्क ऑन टाइम प्लस आइडल टाइम। तो इसे आप ध्यान रखें। इसका डेफिनेशन बस आप एक बार दो बार पढ़े रहें, ताकि जब भी ओपन सर्किट वोल्टेज का कुछ डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग। फ्लक्स कोटिंग के क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज अ डीऑक्सीडाइजर। जो फ्लक्स कोटिंग है वो डीऑक्सीडाइजर के तरह काम करता है। बाय एडिंग एलॉइंग एलिमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कैन बी इंक्रीज्ड। जो फ्लक्स कोटिंग है उसमें अगर हम एलॉइंग एलिमेंट मिला देंगे तो जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो इंक्रीज होगा। तीसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज। ये अभी हमने देखा कि आर्क ब्लो में जब फ्लक्स कोटिंग लगाते हैं तो जो स्टेबिलिटी है आर्क की वो इंक्रीज होगी। और जाहिर सी बात है, चौथा पॉइंट जो बोल रहा है, जो आर्क जैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इंक्रीज होगी वैसे ही हीट कंसंट्रेशन ऑफ द वर्क पीस जो है वो इंक्रीज होगा और रिड्यूसिंग द लॉसेस फ्रॉम द आर्क। ठीक है, इसे आप याद रखें फ्लक्स कोटिंग के जो फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं वेल्डिंग को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। तो ये 6 डिजिट यूज किए जाते हैं जो वेल्डिंग, किसी भी वेल्डिंग को स्पेसिफाई करेंगे। तो जो पहला डिजिट होता है वो बताता है हमेशा क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ये ई है तो ये बता रहा है जो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर हुआ है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से हुआ है। फिर जो दूसरा वर्ड होता है वो बताता है टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, किस तरह की फ्लक्स कोटिंग का यूज किया गया है। जो तीसरा है वो बताता है पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड की पोजीशन है वो क्या है। जो चौथा है वो बताएगा पोलैरिटी, जैसे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है या रिवर्स करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है, इस तरह की चीजें बताएंगे चौथा नंबर का। जो पांचवा है वो बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, की इलेक्ट्रोड का कितना स्ट्रेंथ है। जो छठा है और लास्ट है वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है इलेक्ट्रोड के विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड। तो ये 6 स्पेसिफिकेशन है किसी भी वेल्डिंग को बताने के लिए, इसे आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं? 6 तरह के वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। गैस पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, वेल्ड स्पैटर, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, वेल्ड क्रैक एंड वेल्ड डीके। गैस पोरोसिटी। गैस पोरोसिटी क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेज जो हैं वो लिक्विड मेटल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे, तो जिसके वजह से गैस पोरोसिटी बनती है। ठीक है, ये स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या है? जो स्लैग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मेटल विल बी इंक्लूडेड इनसाइड द लिक्विड मेटल एंड फॉर्म स्लैग इंक्लूजन। ठीक है। वेल्ड स्पैटर क्या है? वेल्ड स्पैटर है ड्यू टू स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल ऑन द वर्क पीस, रफ सर्फेसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, दे आर नोन एज स्पैटर। ठीक है। लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन जानते हैं आप। वेल्ड क्रैक, जो वेल्डिंग की वजह से क्रैक आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्ड क्रैक एंड वेल्ड डीके। ओके, तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, इन्हें नाम याद रखें। ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं ऐसे ही। स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट जो है वो किस में होता है, तो हम पता रहेगा वेल्डिंग डिफेक्ट्स। हीट अफेक्टेड जोन। तो ये हीट अफेक्टेड जोन क्या है? तो हमने पहले ही देखा था कि वेल्डिंग के कुछ लिमिटेशन में हीट अफेक्टेड जोन है, जिससे मैंने बोला कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये हीट अफेक्टेड जोन क्या है। तो चलिए ये जो अपना दिखाया जा रहा है ये वेल्ड पूल है, जैसा हमने देखा था। जो मेटल्स हैं, लिक्विड मेटल्स हैं वो डले हुए हैं, और ये वेल्ड पूल है। ठीक है, ये वेल्ड पूल है। तो अब आगे देखिए, जो ये वाला जोन है इस वाले जोन को फ्यूजन जोन बोला जाता है, और इससे आगे जो जोन है इसे हीट अफेक्टेड जोन बोला जाता है। हीट अफेक्टेड जोन क्या है? देखिए, जब वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो पेरेंट मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स पेरेंट्स मटेरियल है, जिस वर्कपीस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो पेरेंट्स मटेरियल है। पेरेंट्स मटेरियल के कुछ दूर तक, मतलब वेल्डिंग जहां हो रहा है उसके कुछ दूर तक हीट के इफेक्ट के वजह से वहां के जो ग्रेन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, और जो पेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं उनसे अलग होती है कुछ दूर तक। तो जितनी दूर तक होंगी इन्हें हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। देखिए जैसे ये वेल्डिंग के बीच में जो एक ग्रेन्स बनती हैं इनको इक्वी एक्सेट ग्रेन बोलते हैं, इक्वी एक्सेट ग्रेन। और जो ये साइड वाली ग्रेन्स हैं इनको कॉलमनार ग्रेन बोलती हैं, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो ये ऊपर बन रही है फाइन ग्रेन है, ये रेनफोर्समेंट है ना, रेनफोर्समेंट जो सरफेस से एक्सट्रूडेड, जो सरफेस से एक्सटेंडेड अप रहता है उसे रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये फाइन ग्रेन्स होते हैं। ठीक उसके बाद हीट अफेक्टेड जोन में, जो हीट अफेक्टेड जोन में नज़दीक वाला पोर्शन जो होता है वेल्डिंग के, उसमें कोर्स ग्रेन होता है, और जो थोड़ा दूर होता है उसमें फाइन ग्रेन होता है। तो हीट अफेक्टेड जोन की वजह से जो स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी, यानी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं पेरेंट मटेरियल के, उन पे इफेक्ट पड़ते हैं कुछ दूरी तक। कहाँ कहाँ से दूरी तक? वेल्डिंग से कुछ दूरी तक उनका इफेक्ट पड़ता है हीट की वजह से। तो देखिए जो सेंटर से है, वेल्डिंग के सेंटर से लेके और हीट अफेक्टेड जोन तक डक्टिलिटी घटते जाती है, और जो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस है वो बढ़ते जाते। तो ये एक्चुअली में हीट अफेक्टेड जोन जो है पेरेंट मटेरियल के ग्रेन्स में चेंजेस करती है और उन्हें कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन बनाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज होती है लेकिन डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। इसे आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट अफेक्टेड जोन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फोटो लगाए हैं। वेल्डिंग बहुत तरह के होते हैं, हमने टाइप्स में पढ़ा था, जैसे लिक्विड स्टेट के वेल्डिंग है और भी हैं बहुत सारे, तो होमोजेनियस या फ्यूजन जिसे बोलते हैं। तो इसमें मैंने सारे वेल्डिंग को बहुत बढ़िया से, मैंने यहाँ 4 फोटो ऐड किया हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ते रहिए। 2-3 बार जब पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और नाम भी याद आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि सिल्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, जैसे ये वाला है सिल्डेड गैस आर्क वेल्डिंग में टीआईजी जो टंगस्टन इनर्ट गैस है वो किसका है, तो हमको पता रहेगा लिक्विड इस तरह का। और इसके बारे में थोड़ा था, जैसे टीआईजी जो है उसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा सिल्डेड गैस आर्क वेल्डिंग है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन टीआईजी होगा। बस इसके सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप मेन पॉइंट इसमें से ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। 4 फिगर। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा 26 दिन का जो टारगेट था उसमें आज ही हमारा 5वां दिन था, 5th डे था, और आज हमने वेल्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें शायद 2 दिन और लगे, अभी हम 2 दिन में प्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक क्लास स्पेशल क्वेश्चंस का होगा, स्पेशल क्वेश्चन का ही एक क्लास होगा, जिसमें हम प्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस जो भी एमपी में एमपीपीवी वाले एग्जाम में, जो भी एमपीपीवी सब इंजीनियर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रोडक्शन से, उनको सारे क्वेश्चंस को एक सेशन लेके खत्म करेंगे। यानी हमारा नेक्स्ट 3 डेज में प्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चंस, और हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हम अपने 26 डे वाले टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।